गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए थर्ड ईयर के वेस्टर्न पॉलिटिकल साइंस में जीन जैक्स रूसो, जो कि प्रमुख सामाजिक समझौतावादी प्रमुख विचारक हैं। जीन जैक्स रूसो बेसिकली इनका ज़्यादातर जो जीवन यापन हुआ और दर्शन से रिलेटेड जो बातें हुई वो फ्रांसीसी हैं, लेकिन इनका जन्म स्विट्ज़रलैंड में हुआ 1712 ईस्वी में। रूसो का जो पारिवारिक संबंध रहा वो निर्धन परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके जन्म के साथ ही इनकी माताजी का निधन हो गया, इसलिए इन्होंने लिखा है कि मेरा जन्म मेरी प्रथम दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। रूसो बचपन में बहुत शरारती थे, लेकिन फ्रांसीसी एक एकेडमी है, उस एकेडमी में निबंध प्रतियोगिता हुई। उस निबंध प्रतियोगिता में इन्होंने भाग लिया और 2 निबंध इन्होंने लिखे और एक निबंध में इनको फर्स्ट प्राइज़ मिला। उसके बाद में रूसो का जो चिंतन है, उसका सोचने का नज़रिया बदल गया। एक बार इन्होंने अकादमी में, फ्रांसीसी अकादमी है, निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया और इस निबंध का विषय था कला और विज्ञान ने, कला और विज्ञान ने मनुष्य के विकास किया है या हास, कला और विज्ञान के होने से क्या मनुष्य अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है। इस विषय पर इन्होंने निबंध लिखा और उस निबंध में रूसो को प्रथम पुरस्कार मिला। दूसरा जो निबंध था समानता का उद्भव, यानी समानता के आने से, इसमें रूसो ने असमानता का कारण निजी संपत्ति बताया। इसके बाद उन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना करी। आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर का सवाल आ सकता है कि रूसो की प्रमुख रचनाओं के नाम या रूसो की प्रमुख 2 किताबों के नाम बताइए। आप लिख दें फ्रांसीसी क्रांति भी रूसो से प्रभावित थी। इसके संबंध में नेपोलियन बोनापार्ट कहते हैं कि रूसो नहीं होता तो फ्रांसीसी क्रांति नहीं होती। फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख नारा है समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व। समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व। रूसो के द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें आपके सामने हैं। ईमाइल या ऑन एजुकेशन 1962, डिस्कोर्सेस ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जूली न्यू हेलाइस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो इनकी सबसे फेमस बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में लिखी गई थी और 1712 में इनका जन्म हुआ। 50 साल बाद में इन्होंने किताब लिखी है। डिस्कोर्सेस ऑन साइंस एंड आर्ट्स, डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन एंड बेसिस ऑफ इन इक्वलिटी अमंग मैन, कन्फेशन, मृत्यु के बाद में प्रकाशित हुई है। तो इसमें आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 जो बुक है उसको विशेष रूप से ध्यान रखें। हम इस वीडियो में रूसो की एक ब्रीफ स्टडी करने की कोशिश करेंगे और रूसो के प्रमुख जो विचार हैं, सिद्धांत हैं, उनको हम अलग से 1 बाय 1 एक सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे। आज मैं इस वीडियो में केवल आपको रूसो के संक्षिप्त विवरण को प्रस्तुत करना चाहूँगा। रूसो के विचार जो हैं सामाजिक समझौतावादी विचार जो हैं। हॉब्स, लॉक, रूसो ये तीनों ही विद्वान हैं जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। इन तीनों ने समय काल परिस्थिति के अनुसार, अपने अपने युग के अनुसार राज्य का निर्माण किया है, प्राकृतिक अवस्था मानी है। प्राकृतिक अवस्था में कुछ ऐसे कारण थे कि उस वजह से व्यक्तियों को आपस में कॉन्ट्रैक्ट यानी समझौता करना पड़ा और उस समझौते के फलस्वरूप जो राज्य का निर्माण हुआ उसका इन तीनों के अनुसार अलग अलग स्वरूप निकलकर सामने आता है। जैसा कि हॉब्स के सामाजिक समझौते के बाद में हॉब्स ने एक समझौता किया है समाज के मध्य, प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करता है, मानवीय स्वभाव का वर्णन करता है और उसका जो राज्य का स्वरूप है निरंकुश राजतंत्र निकलकर सामने आता है। हॉब्स के बाद में जॉन लॉक, जो कि अनुभववादी हैं और आदर्शवाद के जनक हैं, इन्होंने मर्यादित लोकतंत्र
मर्यादित राजतंत्र की बात की है। इन्होंने दो समझौते किए हैं, एक समाज के मध्य और दूसरा समाज और शासक के मध्य। लोक ने ही पहली बार जन सहमति और क्रांति करने का, जो विद्रोह करने का अधिकार है, वो जनता को दिया है। उसके बाद में 18वीं शताब्दी के अंदर जीन जैक्स रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में इन्होंने किताब लिखी। उस किताब में इन्होंने सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार से हमने हॉब्स और लॉक के मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, राज्य का स्वरूप, इसके बारे में अध्ययन किया है, सेम उसी प्रकार से रूसो ने भी मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, राज्य का स्वरूप के बारे में बताने का कोशिश की है। ये तीनों ही विद्वान काल्पनिक चित्रण प्रस्तुत करते हैं। तो हम देखते हैं कि मानव स्वभाव संबंधी विचार रूसो के क्या हैं। रूसो के अनुसार मानव स्वभाव रूसो ने व्यक्ति के स्वभाव हॉब्स लॉक दोनों के वर्णित स्वभावों से अलग अर्थात मिश्रण का रूप प्रस्तुत किया है। जहाँ हॉब्स मानव को पशुतुल्य, स्वार्थी, लालची, लोभी और हमेशा संघर्षशील रहना बताता है, और लॉक कुछ विवेक प्रिय, शांति प्रिय कहता है। लेकिन लॉक के दर्शन में संपत्ति के आने के बाद में व्यक्ति हॉब्स का मानव बन जाता है। लेकिन रूसो ने हॉब्स और लॉक दोनों के जो मानव स्वभाव थे उनका मिश्रण किया है। रूसो कहता है पहले मनुष्य का स्वभाव अच्छा है, सहयोगी था, जिस प्रकार से लॉक ने बताया। लेकिन बाद में जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ और धीरे धीरे हम विकास की ओर आगे बढ़े, तो समाज में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस प्रकार मनुष्य स्वभाव से रूसो के अनुसार बुरा नहीं होता है, लेकिन जब कला और विज्ञान का विकास हुआ, उसकी प्रगति हुई, तो उसके कारण मनुष्य बुरा बन गया। जो निबंध भी था, क्या मनुष्य को कला और विज्ञान ने अच्छा किया है या बुरा किया है, जिस निबंध में इन्होंने प्रथम पुरस्कार मिला वही निबंध है। और ये कहता है कि मानव स्वभाव से शुरू में तो बहुत अच्छा था, सहयोगी था, एक दूसरे से प्रेम करता था, प्यार करता था, सेवा करता था, दयालु था। लेकिन जब कला और विज्ञान का विकास हुआ तो वो मनुष्य धीरे धीरे खराब होता गया, अर्थात वो मनुष्य हॉब्स का मानव बन गया। प्राकृतिक अवस्था वह अवस्था होती है जहाँ किसी प्रकार का कोई सिस्टम नहीं होता है, या वहाँ कोई राज्य नामक संस्था नहीं होती है, या कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं होता है, नियम कानून कायदे बनाने वाला और उनको लागू करने वाला सिस्टम नहीं होता है। ऐसी अवस्था प्राकृतिक अवस्था कहलाती है। तो रूसो के विचारों में जो प्राकृतिक सामाजिक समझौता है, उसमें दूसरी जो अवस्था है प्राकृतिक अवस्था, उसके बारे में रूसो का क्या ख्याल है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य सामान्य रूप से सुखी, स्वावलंबी और संतुष्ट था। मानव के बीच कोई भेदभाव नहीं था। इससे वह स्वर्णिम युग की अवस्था कहता है। सबकी संपत्ति सामूहिक संपत्ति थी, किंतु सभ्यता के विकास और व्यक्तिगत संपत्ति से प्राकृतिक अवस्था की शांति भंग हो गई और तेरे मेरे की भावना उत्पन्न हो गई। ऐसी समाज का जन्म हुआ जिससे मनुष्य को मानवता का दुश्मन, संपत्ति का भूखा, स्वार्थी, घमंडी बना दिया। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि पहले मानव ठीक था, लेकिन जैसे संपत्ति का विकास हुआ और व्यक्तिगत संपत्ति हमारे सामने निकल कर आती है, तो उससे व्यक्ति तेरे मेरे की भावना उत्पन्न हुई और प्राकृतिक अवस्था में जो शांति थी वो बिगड़ गई। ऐसी स्थिति छुटकारा पाने के लिए मनुष्य ने आपस में एक समझौता किया, और वो समझौता किस प्रकार से होता है। इससे तेरे मेरे की भावना और स्वार्थ
की जो लालसा थी, इस वजह से समाज दो भागों में बट गया, स्वामी और दास की प्रथा वहाँ देखने को हमें मिली। अब सामाजिक समझौता जब मनुष्य दयनीय स्थिति में आ गया और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो ऐसी स्थिति के अंदर रूसो समाज के मध्य एक सामाजिक समझौता करता है। उसके सामाजिक समझौता संबंधी विचार इस प्रकार से है। सभी मनुष्य एक ही स्थान पर इकट्ठे हो जाते हैं और सामान्य इच्छा पर आधारित सामाजिक समझौते के माध्यम से प्राकृतिक अवस्था का अंत कर राज्य की स्थापना करते हैं। रूसो का सामाजिक समझौता का विचार मानव प्रकृति और प्राकृतिक अवस्था पर आधारित है। ये जो समझौता करते हैं समाज के मध्य, वो एक समझौता जो होता है वो स्थायी है। समझौते के माध्यम से लोकप्रिय संप्रभुता की स्थापना होती है। रूसो दैवीय राज्य का समर्थन करता है। ये राज्य को शरीर के समान बताता है, व्यक्ति को उसका अंग मात्र बताता है। राज्य का प्रमुख कार्य जो होगा स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की स्थापना करना, जो कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख नारा है। समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व। समझौता करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने को समाज में पूर्ण रूप से विलीन करके समाज का निर्माण करेगा। रूसो ने केवल एक ही समझौते की कल्पना करी है, उसको हम कहेंगे सामाजिक समझौता, जिससे सभ्य समाज और राज्य दोनों की उत्पत्ति होती है। सरकार और व्यक्ति के बीच कोई अलग से समझौता नहीं होता, जैसा कि लोग करता है। लोग दो समझौते करता है, सामाजिक समाज के मध्य और समाज और शासक के मध्य जो होता है उसको बोलते हैं राजनीतिक समझौता। अब ये जो लोकप्रिय संप्रभुता की बात कर रहा है रूसो, हॉब्स जो है वो करता है निरंकुश राजतंत्र। मतलब किस प्रकार का राज्य निकल कर आएगा? निरंकुश राजतंत्र। लॉक का जो दर्शन है उसके अंदर मर्यादित राजतंत्र तो होगा, लेकिन उसके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगे हुए होंगे। और रूसो जो कहता है, वो रूसो का जो राज्य का स्वरूप होगा वो होगा लोकप्रिय संप्रभुता, और वो सामान्य इच्छा का सिद्धांत इसका जो रूसो का है वो इसका संप्रभु होगा। सामान्य इच्छा भी दो प्रकार की होती है, यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा। ये हम आगे बताएंगे। अब हम बात करते हैं रूसो की सामान्य इच्छा। सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो के राजनीतिक चिंतन का मूल आधार है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक जो इन्होंने 1762 में लिखी, उसमें सामान्य इच्छा सिद्धांत की व्याख्या की है। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। किसी न किसी प्रकार की इच्छा या विचार उसके हृदय में सदैव उठते रहते हैं। तो रूसो की जो सामान्य इच्छा है वो दो प्रकार की है, यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा। यथार्थ इच्छा या वास्तविक इच्छा जो होती है वो उसमें स्वार्थ होता है, वो व्यक्तिगत हित की दृष्टि से होती है। अर्थात वास्तविक या यथार्थ इच्छा क्या होती है? रूसो की जर्नल विल, सामान्य इच्छा, ये दो प्रकार की होती है, यथार्थ या इसको वास्तविक भी कह सकते हैं, और दूसरी होती है आदर्श। या आपके एग्जाम में 2 नंबर का सवाल और 7 नंबर का सवाल आ सकता है। सामान्य इच्छा किसे कहते हैं? जो आदर्श इच्छाओं का योग है वो है सामान्य इच्छा। आदर्श इच्छाओं का योग बराबर सामान्य इच्छा। उससे पहले आपको देखना होगा कि यथार्थ इच्छा क्या होती है। यथार्थ इच्छा वह इच्छा होती है जिसमें स्वार्थ होता है, जिसमें लालच होता है, जिसमें हित होता है, अर्थात व्यक्तिगत हित की इसमें बात की गई है। जबकि आदर्श इच्छा वह इच्छा होती है जिसमें व्यक्तिगत हित से ज़्यादा सामाजिक हित पर बात की गई है। यथार्थ इच्छा स्वार्थ प्रधान इच्छा होती है। यह व्यक्तिगत हित को दृष्टि में रखती है, सामाजिक हित का विचार नहीं रखती है। जबकि आदर्श इच्छा एक व्यापक दृष्टिकोण का परिणाम होती है और यह स्वार्थ रहित होने के कारण व्यक्ति की वास्तविक इच्छा होती है। अर्थात सामान्य इच्छा आदर्श इच्छाओं के योग को हम सामान्य इच्छा की श्रेणी में रखेंगे। टी.एच. ग्रीन जो हैं वो कहते हैं कि सामान्य इच्छा सामान्य हित की सामान्य चेतना है। वे पर सामान्य इच्छा सभी नागरिकों की वह इच्छा है जिसका लक्ष्य सर्वसाधारण की भलाई हो, सर्वसाधारण का हित हो, व्यक्तिगत स्वार्थ उसमें नहीं हो, ये सबकी भलाई के निर्मित सबकी आवाज़ हो, ऐसी सामान्य इच्छा होती है। बोसांग के अलग विद्वान हैं, वो कहते हैं कि सामान्य इच्छा संपूर्ण समाज की सामूहिक अथवा सभी व्यक्तियों की ऐसी इच्छाओं का समूह है जिसका लक्ष्य सामान्य हित की पुष्टि करना हो।
प्रत्येक व्यक्ति में स्वार्थी और सामाजिक इच्छाओं के प्राय विरोध होता रहता है। जब स्वार्थी इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं तो सामाजिक इच्छाएं शेष रहती हैं। सभी व्यक्तियों की इन सामाजिक इच्छाओं के मिश्रण से सामान्य इच्छा का निर्माण होता है। अर्थात सामान्य इच्छा आदर्श इच्छाओं का योग है, और आदर्श इच्छा क्या होती है? जिसमें सामाजिक हित की प्रधानता होती है, वो आदर्श इच्छा कहलाती है। यथार्थ इच्छा में व्यक्तिगत हित की प्रधानता होती है, जबकि आदर्श इच्छा में सामाजिक या सभी के हित की भलाई होती है, और सभी के हित की भलाई का योग सामान्य इच्छा कहलाता है, जो कि रूसो का प्रमुख दर्शन है। और इन्होंने 1762 में सोशल कॉन्ट्रैक्ट अपनी पुस्तक में सामान्य इच्छा जर्नल विल का विशेष रूप से उल्लेख किया है। आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आप पढ़ सकते हैं। रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक में प्रथम पंक्ति में लिखा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, किंतु सर्वत्र जंजीरों से वो जकड़ा हुआ है। जब मनुष्य पैदा होता है तो बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन समाज की जो प्रतिबंध हैं उसको जकड़ लेते हैं। इसी पुस्तक के अंतिम पंक्ति में लिखा है, मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए, अर्थात व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। नोबल सेवेज की बात करता है ये। रूसो ने मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था को सभ्य जंगली का मतलब होता है नोबल सेवेज, मतलब अच्छा प्राकृतिक जीवन था वो। रूसो के अनुसार सभ्य अवस्था थी, उसके अंदर संपत्ति और व्यक्तिगत इच्छाओं के आने की वजह से या व्यक्तिगत संघर्ष होने की वजह से वो अवस्था वापस नहीं आई, और इस प्रकार से वहाँ एक व्यवधान या समस्या उत्पन्न हुई। रूसो कहता है कि मुझे प्रकृति वापस लौटा दो, इन प्राकृतिक अवस्था मुझे चाहिए, वो अच्छी थी। अपनी पुस्तक इमाइल में रूसो ने लिखा है कि प्रकृति की ओर लौट चलो का नारा दिया है। डनिंग के अनुसार डिस्कोर्सेस का चित्रण तो ऐतिहासिक है, पर इमाइल का चित्रण दार्शनिक चित्रण है। रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थक है। रूसो को आधुनिक समाजवाद का आध्यात्मिक प्रणेता भी कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने संपत्ति संबंधी असमानताओं का विरोध किया है। आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ाएंगे। थैंक यू। कल से इसके कुछ जो सिद्धांत हैं उनको हम अलग से पढ़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।